कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। मयंक की बात सुनकर कोमल को बहुत बुरा लग रहा था। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं गलत ही समझता हूँ हमेशा तुम्हें। जो अपनी पत्नी की जिम्मेदारी ना उठा पाया वो उसे समझेगा ही क्या? बस चुप करिए आप, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे आगे से अपने लिए। सच में दिमाग खराब हो गया है आपका, जो कुछ भी बोले जा रहे हैं। जो बोलना है बुरा भला मुझे बोलिए। मेरे मयंक जी के बारे में कुछ भी बोलने का हक मैंने उन्हें भी नहीं दिया है, समझे आप? इतनी देर से कुछ भी बोले जा रहे हैं, मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगे आप। उसने मयंक की शर्ट अपने हाथों से पकड़ते हुए उसे करीब खींच लिया और गुस्से में बोली। मयंक ने आज पहली बार उसे यूं गुस्से में देखा था। कोमल कभी कुछ नहीं बोलती थी उससे। ऐसे वो तो बस उसके चेहरे को ही देख रहा था जो उसके काफ़ी करीब था। हाँ, मैंने पापा से पैसे लिए पर मुझे यही सही लगा। मयंक जी, दूसरों के सामने हाथ फैलाने से अच्छा है हम अपने से ही ना ले लें ज़रूरत पड़ने पर। और दूसरी बात, मैंने अगर पैसे लिए भी हैं तो बस आपकी मदद करने के लिए। मुझे अपनी कोई इच्छा नहीं पूरी करनी, क्योंकि आप बिना कहे ही मेरे लिए सब ले आते हैं और मांगने से पहले ही पैसे भी दे देते हैं। बस आपको परेशान नहीं देख सकती थी, झूठ नहीं बोला आपसे, बस आपको आपके बर्थडे पर कुछ सरप्राइज़ देना चाहती थी। नहीं देख सकती आपको टेंशन में, कहकर वो मयंक को देखने लगी जो बिल्कुल शांत था। उसे देखते ही वो चुप हो गई। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरी बात बुरी लगी हो तो सॉरी। उसने अब कुछ धीरे से कहा और उसका मुंह देखने लगी कि वो कुछ बोले। सवाल अब भी वही है, तुमने पापा से पैसे क्यों लिए, वो भी 10 लाख, जबकि तुम जानती हो कि मैं ये सब चुकाने की हालत में नहीं हूँ। इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है मेरी, और पैसे ऐसे उनसे लेना मुझे पसंद नहीं, मयंक ने साफ शब्दों में कहा। मयंक जी, उन्होंने अपनी बेटी को पैसे दिए हैं, इसमें गलत क्या है? और रही बात पैसों की, तो मैं उनसे अपना काम शुरू करना चाहती हूँ, अपना बुटीक। मैंने उनसे बस 5 लाख ही बोले थे, छोटे से शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन पापा ने मेरे मना करने के बावजूद 10 लाख दिए। मैं कैसे मना करती उन्हें? कोमल की आवाज़ अब कुछ रुआंसी हो गई थी। पापा को पैसे वापस कर दो, तुम्हें बुटीक ही खोलना है ना, मैं कहीं और से ले लूँगा पैसे, मयंक ने अपनी आवाज़ में नरमी लाते हुए कहा। कोमल ने उसे कुछ पल देखा और अपने पर्स से एक पेपर निकाला। आप इस वक्त अपने मेल ईगो के चलते ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि इस बात से मेरे पापा को कितनी ठेस पहुंचेगी? स्वाभिमान की बातें कर रहे हैं आप, चाहते ही नहीं कि मैं आगे बढ़ूं। आई एम सॉरी मयंक जी, आज तक आपकी हर बातें मानी है मैंने, कभी खुद के लिए नहीं सोचा। और ये ख्वाब मेरा था खुद का बुटीक खोलने का, लेकिन शादी के बाद मैं वो भी भूल चुकी थी। ये पेपर देख रहे हैं आप, मेरा कॉलेज कंप्लीट होते ही पापा ने शहर की सबसे बड़ी और खूबसूरत जगह मुझे गिफ्ट में की थी, मेरे बर्थडे पर, ताकि मेरा बुटीक नंबर 1 हो। लेकिन बस आपके लिए मैं इसे भी भूल गई, जिक्र तक बंद कर दिया, ये सोचकर कि आपको बुरा लगेगा। लेकिन अब मैं पापा को हर्ट नहीं करूँगी, आपको जो करना है कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बुटीक को खोलने में अपनी जी जान लगा दूँगी। माफ़ कीजिएगा मुझे, पर इस बार मैं आपकी बात नहीं मान सकती, कोमल ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए दृढ़ स्वर में कहा। तुम्हें पता है, जब एक रिश्ते में जहाँ दो लोगों की जिंदगियां आपस में जुड़ी हों और वो अपने फैसले खुद से लेने लगे, दूसरा क्या चाहता है इससे पहले को फर्क ही ना पड़े, इस कदर उनके रास्ते अलग हो गए हों कि पहले को दूसरे की ज़रूरत ही ना हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मयंक ने खुद को मजबूत करते हुए पूछा। तो कोमल लड़खड़ा सी गई। उसके इस सवाल का मतलब वो काफ़ी अच्छे से समझ रही थी। दोनों ही गलत नहीं थे, पर उनका रिश्ता जिस मोड़ पर आ खड़ा हुआ था उसमें शायद समझ बची ही नहीं थी। दोनों के अपने अपने नज़रिए थे किसी बात को देखने के। आप अलग होना चाहते हैं? कोमल ने भरी आंखों से पूछा। मैं नहीं, तुम, मयंक ने दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमाते हुए कहा। उसकी आंखों के कोर भी गीले हो चुके थे। अभी कुछ और बहस होती उनमें कि उससे पहले ही दरवाजे पर दस्तक हुई। दोनों ने खुद को संभाला और उस तरफ देखा। दामोदर जी थे। पापा, आप यहाँ, कुछ चाहिए था क्या? कोमल ने खुद को शांत रखने की कोशिश करते हुए पूछा, तो उन्होंने इनकार में सिर हिलाया।
आइए बैठिए, मयंक ने उनके पास जाकर बोला। कोमल उन दोनों को देख रूम से निकलने लगी कि दामोदर जी के शब्दों ने उसके कदम रोक लिए। बहू, मुझे तुम दोनों से ही बात करनी है। जी, उसने कुछ हैरानी से कहा। वहीं मयंक भी हैरान था कि वो ऐसी क्या बात करने वाले थे जिसके लिए उन्होंने कोमल को भी रोका था, वरना तो बहुत कम ही, जब तक ज़रूरत ना हो वो कोमल से नहीं बोलते थे अपने स्ट्रिक्ट नेचर की वजह से। अब ऐसी क्या बातें हो रही थी तुम दोनों में कि झगड़े की आवाज़ रूम से बाहर भी सुनाई पड़ रही थी? उन्होंने गंभीर भाव से पूछा तो कोमल मयंक को देखने लगी, इस उम्मीद से कि वो ही इस बात को संभाले। पापा, आप गलत समझ रहे हैं, हम झगड़ नहीं रहे थे, बस एक छोटी सी बात पर बहस। कोमल ने मयंक को साथ देखकर खुद ही कहना चाहा, लेकिन दामोदर जी ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। इन आंखों पर चश्मा चढ़ चुका है, इतनी दुनिया देख ली है और आज अपने भी बच्चे मुझे पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कुछ नाराजगी से कहा तो कोमल ने सिर झुका लिया। अब वो मयंक की तरफ घूरते हुए कड़क आवाज में बोले, और तुम क्या मुंह में दही जमा रखे हो जो शब्द ही नहीं निकल रहे? पापा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस हम पति पत्नी के आपस की बात है, हम सुलझा लेंगे सब। मयंक बोला। सुलझा ही रहे हो खुद से, इतने सालों से बिट्टी घर आकर बैठ गई है, लोगों की बातें बंद नहीं होती, और अब तुम दोनों ने अपना भी रिश्ता नहीं संभाला जा रहा तो और क्या ही सुलझाओगे? एक पति पत्नी के बीच कितने भी मनमुटाव हों उसे अपने तक सीमित रखना चाहिए और घर के भीतर तक ही बातें रहनी चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह तुम्हारे शब्दों को सुना मैंने, उससे तो यही लग रहा है कि एक छत के नीचे भी रहने में तुम दोनों को परेशानी है। मैं जान सकता हूँ ऐसी क्या बात हो गई है? इतना हक है मेरा या वो भी नहीं रहा? उन्होंने पूछा। आप प्लीज़ ऐसा मत कहिए, आप ही तो हैं जिनसे मैं हूँ। आप बैठिए आराम से और ज़्यादा कुछ मत सोचिए। बेटी की फिक्र तो मत ही करिए, मैं उसके लिए हर वक्त खड़ा रहूँगा। जो वो चाहेगी अब वही होगा, और उस रोनित का खानदान तो वैसे भी जेल में सड़ रहा है। मयंक ने बड़ी आसानी से बात बदल दी थी। कोमल रूम से बाहर निकल गई थी ये देखकर। आदि के जाते ही व्योम रूम में आया तो देखा प्रेरणा अपना चेहरा हाथों के बीच छुपाए बैठी थी। आदि के चेहरे और अब प्रेरणा को देखकर व्योम समझ चुका था कि बात नहीं बनी। उसके माइंड में कुछ क्लिक हुआ और उसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। बहुत बाट लगाई है बेटा तुम दोनों ने कॉलेज में मेरी, और इस बार मेरी बारी, वो मन ही मन बोला और आकर प्रेरणा के पास बैठ गया। प्रणु, क्या हुआ, क्या कहा उसने? व्योम ने पूछा। वो हर बार बस अपनी सुनाकर क्यों चला जाता है भी, मुझे समझने की कभी कोशिश ही नहीं करता। आज इतने सालों बाद वापस भी आया तो तब जब हमने आगे बढ़ने की कोशिश की। एक बार मेरा हाल नहीं पूछा, मैं इतने दिन तक कैसी थी। बस आते ही अपनी बात रखी और चला गया। प्रेरणा ने उदासी से कहा। प्रणु, परेशान मत हो सकता है वो बस तेरे सामने आ जाने के नाते ऐसा बोल रहा हो और खुद आगे बढ़ गया हो। तभी तो जाने के बाद हम सबको एक कॉल भी नहीं किया कभी उसने। भूल जा सब। और मैं क्या सोच रहा था, उसके रहते ही शादी करते हैं, ताकि उसे भी तो पता चले कि प्रेरणा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी करे। उसके कान उसने भरते हुए कहा। बी, तुम पागल हो गए हो, इतनी जल्दी शादी? उसने लगभग चौंकते हुए पूछा। हाँ तो वैसे भी सगाई हो चुकी है तो शादी भी होगी ही कभी ना कभी। मुझसे तो जीजू भी पूछ रहे थे कि कब का फैसला लिया है मैंने शादी का। अब बस तुम सोच लो क्या करना है, उसने सीरियस होने का नाटक करते हुए कहा। मैं अभी चलती हूँ, बाद में बताऊंगी सोचकर, उसने उठते हुए कहा तो वो सिर हिला दिया। उसके जाते ही वो बेड पर पीछे की तरफ दोनों हाथ फैलाकर लेट गया। इन दोनों का जल्दी से सब सुलझे तब जाकर इस शादी की बीमारी से पीछा छूटे मेरा। वो थके से लहजे में बोला और अपना फ़ोन उठाया। आज हॉस्पिटल ऑफ था तो कोई टेंशन ही नहीं थी उसे। व्योम अभी डिनर करके वॉक कर रहा था, उसके हाथ में अपना फ़ोन था। सानवी का ख्याल दिमाग में बार बार घूम रहा था, क्या वो आगे बढ़ी होगी या अभी भी वैसे ही होगी। एक भी बार कॉल नहीं किया उसने, शायद हिचक रही हो कुछ कहने में भी। पर फ्रेंडशिप भी तो एक्सेप्ट की थी उसने, वो खुद में बड़बड़ा रहा था, पर नतीजा कुछ नहीं निकला। काफ़ी देर के सोच विचार के बाद उसने नंबर डायल कर ही दिया। इधर शानवी भी सबके साथ डिनर के लिए बैठी थी। जैसे ही उसका फ़ोन रिंग हुआ सबकी नज़रें उस तरफ उठ गई।
फ़ोन पर व्योम का नाम फ्लैश हो रहा था। सानवी ने जल्दी से कॉल कट कर दिया। कोई देख नहीं पाया किसकी कॉल थी। काट क्यों दी? किसका फ़ोन आ रहा था? शोभा जी ने उससे सवाल किया। माँ, बस ऐसे ही अननोन नंबर से था, कोई खास नहीं, उसने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। वो समझ नहीं पाई थी व्योम इस वक्त उसे कॉल क्यों कर रहा है, और फिर अगर वो बताती कि व्योम का कॉल है तो जवाब क्या देगी कि वो क्यों कॉल कर रहा है। मयंक तो खुद की सोच में ही मगन था, तो उसने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ये लड़की समझती क्या है खुद को? कॉल कट कर दिया। मैं बेकार में ही इसकी फिक्र कर रहा हूँ। व्योम को अच्छा नहीं लगा कि बिट्टी ने उसकी कॉल कट की। क्या अकेले पागलों की तरह बड़बड़ा रहा है? काजल वहां आती हुई बोली। नहीं दी, कुछ भी तो नहीं, मैं कहाँ क्या बोल रहा था। उसने तुरंत इनकार किया। बहन हूँ तेरी और बहुत अच्छे से समझती हूँ तुझे, तू कुछ ना भी बोले तो भी। अब चल बता जल्दी से क्या बात है? काजल ने कुछ डांटते हुए उससे पूछा तो उसने बता दिया कि सानवी का ख्याल उसे परेशान कर रहा था, इसलिए उसने कॉल लगाया, लेकिन उसने काट दिया। व्योम, एक बात बोलूं? काजल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो उसने पलकें झपकाई। काजल बोली, सानवी को लेकर कुछ है क्या तेरे मन में? देख भाई, मैं नहीं चाहती कि अगर कुछ ऐसा हो तो बाद में तुझे जाकर तकलीफ हो, इसलिए जो भी फैसला लेना। दी प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। आप तो उसकी हालत जानती हैं, किस दौर से गुजर रही है वो इस वक्त। बस मैंने उससे दोस्ती की है ताकि हेल्प कर सकूँ उसकी बेझिझक। उसने काजल की बात बीच में ही काटते हुए कहा। तब ठीक है, और आशा है कि आगे भी कुछ ना हो ऐसा, वरना ये प्रेरणा के साथ अन्याय होगा। अच्छा, जाकर सो जा, रूम में ठंड पड़ रही है यहाँ, काजल बोली। आप जाओ, मैं चला जाऊंगा थोड़ी देर में। उसके कहने पर काजल चली गई। प्रेरणा के साथ अन्याय तो तब होगा ना जब वो रहेगी, उसका साथ तो आदि छोड़ने से रहा, वो खुद से ही बोला। पर तू सोच ही क्यों रहा है? कौन सा तुझे उससे प्यार हो ही गया है? कहते हुए उसने अपना सिर झटका और अंदर की तरफ जाने को हुआ कि उसका फोन रिंग हुआ। सानवी की ही कॉल थी। व्योम ने कुछ पल फोन को घूरा, फिर रिसीव करते हुए कान से लगा लिया। आपने कॉल क्यों किया था इस वक्त? सानवी का ये पूछना था कि व्योम जो कुछ खुश हुआ था उसकी कॉल देख उसका मन पल भर में बुझ गया। ना हाय ना हेलो, सीधा सवाल ही दाग दिया। आप समझते नहीं हैं, मैं सबके साथ बैठी थी और ऐसे आपका कॉल आ गया तो। मेरा मतलब था कि आपने इतनी रात को कॉल किया, अच्छा नहीं लगता। गलती हो गई देवी, जो तुम्हारे जितना नहीं सोच पाया। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, बस इसलिए लगा दिया था, लेकिन तुम्हें इसकी वजह से परेशानी हुई, उसके लिए सॉरी। व्योम ने कुछ रूखे स्वर में कहा। सानवी को ये सुनकर कुछ अच्छा लगा था कि कोई है जिसको उसकी फिक्र है, लेकिन अपने व्यवहार से एक बार फिर उसे एहसास हुआ कि व्योम से कुछ ज़्यादा ही रूड हो गई हो। सॉरी सानवी, बात सॉरी की नहीं है, दोस्त हैं अब हम, तो क्या इतना भी हक नहीं है कि मैं कॉल कर तुम्हारा हालचाल पूछ सकूं? उसने आराम से अपनी बात रखी। मुझे कोई रिश्ता भी अब अपनाने में डर सा लगता है, नहीं होता पहले जैसा सब कुछ आसानी से एक्सेप्ट। उसकी आवाज़ ऐसी थी कि सामने वाला उसका दर्द महसूस कर सकता था। व्योम ने पल भर को अपनी आंखें बंद करी। क्लोज योर आइज एंड टेक डीप ब्रेथ। व्योम ने जैसा कहा सानवी ने वैसा ही किया। अब अगर आगे बढ़ना है तो पुरानी बातों को याद रखना भी छोड़ दो। नहीं है भरोसा तो मत करो, बस एक चांस देकर देखो खुद को और लाइफ को। व्योम ने उसे समझाया तो उसने हामी भरी। मयंक का बर्थडे है परसों, तो क्या सोचा है? कुछ प्लान किया है या नहीं? इस बार तो उसके साथ भी हो। व्योम ने बात बदलते हुए उससे सवाल किया। पर भाई को सरप्राइज पसंद नहीं है, वो बस ऐसे ही पार्टी करेंगे नॉर्मल सी। और भाभी? आपको पता है भाभी भैया से बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने तो भैया के लिए कितना बड़ा गिफ्ट प्लान किया है, सच में वो सबके बारे में बहुत सोचती हैं। वो कहे जा रही थी, पर उसे क्या पता था जिस गिफ्ट की बात को लेकर वो इतना खुश हो गई थी वो ही उसके भैया भाभी की जिंदगी में कोहराम मचा चुका था। कोमल किचन समेटकर रूम में आई। सारा काम अकेले करने की वजह से उसे कुछ देर हो चुकी थी। उसने देखा लाइट्स अभी भी ऑन थी और मयंक बेड की एक साइड पर लेटा हुआ था। उसके हाथ में एक बुक थी जो वो अक्सर नींद ना आने पर पढ़ता था।
कोमल ने कुछ नहीं कहा, ना ही कुछ बोलना उचित समझा, बस खामोशी से आकर अपना नाइट गाउन लेकर चेंज करने चली गई। वो वापस आई तो देखा मयंक ने बुक अपने ऊपर ही रखी थी, शायद नींद में जा चुका था। कोमल ने भी तो जानबूझकर ज़्यादा ही समय लगाया था बाथरूम में कि वो उसका सामना ना करे और फिर से कोई बहस ना हो दोनों के बीच। वो मयंक की साइड आई और अपना हाथ बढ़ाकर उसके ऊपर से किताब हटाने लगी, लेकिन इससे मयंक जो अभी कच्ची नींद में ही था उसकी आंखें खुल गई। कोमल बुक उठाकर जैसे ही उसे देखी उसे जगा देख उसने कुछ फुर्ती से वो बुक टेबल की ड्रॉर में रख कर लाइट्स ऑफ कर दी। मयंक उसे ही देख रहा था। वो जाकर दूसरी साइड लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। मयंक इस इंतज़ार में बैठा था अब तक कि कोमल कुछ बात करेगी, कुछ तो कहेगी, लेकिन उसकी खामोशी देख वो भी कुछ नहीं बोला। उसे तो अभी भी कोमल ही कहीं ना कहीं गलत दिख रही थी, तो कैसे शुरुआत कर देता। इस बार अपनी तरफ से वो भी लेट गया। तुम्हें पता है, जब एक रिश्ते में जहाँ दो लोगों की जिंदगियाँ आपस में जुड़ी हो और वो अपने फैसले खुद से लेने लगे, दूसरा क्या चाहता है इससे पहले को फर्क ही ना पड़े, इस कदर उनके रास्ते अलग हो गए हों कि पहले को दूसरे की ज़रूरत ना हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए। कोमल के कानों में अभी भी मयंक का वो सवाल सुनाई पड़ रहा था। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। नींद तो दूर दूर तक दोनों को ही आंखों में नहीं थी, वो बस करवट बदले जा रही थी। वहीं मयंक को भी चैन नहीं था। दोनों में कितनी भी बहस होने के बाद ऐसे साथ होकर अलग नहीं सोए थे, और आज एक बेड पर होते हुए भी कितने दूर थे। शायद एक दूसरे के बाहों में सोने की आदत लग चुकी थी। वो जो एहसास चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, पर चाहते हुए भी दोनों पास नहीं गए। उनके बीच की नाराज़गी इतनी बढ़ गई थी कि दोनों ही झुकने को तैयार नहीं थे अभी। इधर प्रेरणा व्योम के शादी का डिसीजन लेने से परेशान थी। सच तो ये था कि आदि के बाद से उसके मन में एक भी बार ये ख्याल नहीं आया था कि वो व्योम से शादी करेगी। कितना भी गुस्सा नाराज़ थी, कह भी दिया था कि वो आगे बढ़ चुकी है, पर सच में बढ़ी थी क्या? अगर हाँ तो आदि का सवाल लागू होता है, क्यों उसका पहनाया लॉकेट आज भी उसके गले में था। 5 सालों बाद भी क्यों वो हर रात आदि का इंतज़ार किया करती थी कि शायद वो उसे कॉल कर दे। उसे अब काफ़ी गुस्सा भी आ चुका था और चिढ़न भी, क्योंकि उसका फ़ोन बिना रुके लगातार बजे जा रहा था। कभी फ़ोन कॉल्स तो कभी मैसेजेस, और ये सब आदित्य के ही थे। उसने चिढ़ते हुए अपना फ़ोन ही ऑफ कर दिया और बालकनी से अंदर अपने रूम में आई तो सामने आदित्य को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ गुस्से और हैरानी से बोली। अभी सुबह के 5 ही बजे थे। वो तो मेडिटेशन करने बालकनी में गई थी, पर दिल दिमाग उलझा हुआ था तो कुछ नहीं कर पाई और बालकनी में ही बैठकर सब कुछ सोचने लगी थी। उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ आदि को यहाँ देखकर कि वो कैसे आया। घर तो उसने लॉक किया था और बालकनी में अभी खुद थी। अरे मैडम, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो बात दरअसल ये है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी पूरी रात, और फिर सोचा अपनी बेबी गर्ल से बात कर लो, लेकिन वो तो मेरे कॉल्स और टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं कर रही, तो सोचा आकर तुमसे मिल ही लूँ, थोड़ा वक्त गुजर जाएगा। आदित्य की बात सुनकर ही उसके मन में व्योम की कई बातें आई कि वो किसी लड़की के साथ आगे बढ़ गया होगा और यहाँ उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया। हाँ तो करो ना अपनी बेबी गर्ल से बातें, और फिर यहाँ क्यों आए हो? उसी के पास जाओ। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था वो कितनी ज़्यादा जल रही थी उसकी बातों से। उसकी बातों को सुनते ही आदित्य ने कन्फ्यूजन से उसे देखा और उसकी तरफ बढ़ा कि अब उसका फ़ोन रिंग हुआ जो बिस्तर पर ही रखा था। दोनों की निगाहें साथ ही स्क्रीन पर पड़ी जहां माई लाइफ लाइन लिखा था और उसके साथ रेड हार्ट भी बना था। आदित्य के कदम जो प्रेरणा की तरफ बढ़ने को थे, फ़ोन को देखते ही मुस्कुराए। ये मुस्कुराहट कितनी अच्छी थी प्रेरणा को, जिस पर वो अपना सब कुछ वार सकती थी। लेकिन आदित्य किसी और के लिए मुस्कुराया था, ये उससे देखा नहीं गया। जो करना है करिए और मेरे घर से बाहर निकल जाइए, जिस भी रास्ते आए हों, वो आदित्य से नजरें फेरते हुए बोली, और आदित्य ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कॉल रिसीव की। प्रेरणा नाराज़गी और गुस्से से कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगी थी। वहीं आदि उससे कुछ दूरी पर हंसते हुए फ़ोन पर बात कर रहा था, जो देखते ही वो चिढ़ी जा रही थी। जैसे ही आदि ने कॉल एंड किया और उसकी तरफ बढ़ा, वो गुस्से से बोल उठी,
तुम अपनी लाइफलाइन से ही बातें करे और अब मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना सारे के सारे दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। तुम डेंटिस्ट बनने का भी सोच रही हो? ग्रेट। आदि को अब जाकर समझ आया कि प्रेरणा जलन महसूस कर रही थी। वो भी उसे छेड़ने लगा। डेंटिस्ट बनूं चाहे ना, लेकिन तुम्हारा पोस्टमार्टम जरूर कर दूंगी मैं। वो अपने दोनों हाथ खोलती हुई उसका गला दबाने को बढ़ी, लेकिन आदि बाहर की तरफ भागा। जो देख प्रेरणा रुक गई। उसकी नज़र घड़ी पर थी। उसे जल्दी ही हॉस्पिटल निकलना था। वो कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। वो गुनगुनाती हुई कुछ देर बाद शावर लेकर अपने रूम से बाहर निकली। किचन से आई खटर पटर शोर उसे कुछ अजीब लगा। वो अपने फ्लैट में अकेली ही रहती थी, तो जल्दी से उस तरफ बढ़ी, लेकिन सामने किचन में आदित्य को देखकर काफ़ी हैरान हुई। उसे तो लगा था कि वो चला गया, लेकिन वो किचन में था। आहट सुन आदित्य ने भी उसकी तरफ देखा। उसकी तो पलकें झपकना ही भूल गई थी। इस वक्त प्रेरणा बस एक रेड लॉन्ग टी शर्ट में थी। आधे घंटे में उसे हॉस्पिटल के लिए रेडी होना था, तो जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट रेडी करने आई थी। अब उसे क्या पता था कि कोई पहले से यहाँ मौजूद होगा। तो तुम अभी तक गए क्यों नहीं? उसने सवाल किया। पर आदित्य की तो नजरें ही उस पर से नहीं हट रही थी। कितने सालों बाद आज उसने प्रेरणा को ऐसे देखा था। रेड कलर उस पर इतना खिलता था कि देखने वाला पलके झपकाना भी भूल जाए। लूज सी बॉडी शर्ट, वो उसके घुटनों से भी थोड़ा ऊपर था। उसमें वो कॉफ़ी हॉट लग रही थी। गीले बाल जिनमें पानी की कुछ बूंदें टपक रही थी। आदित्य उसके पास आ चुका। दोनों के बीच बस एक कदम का फासला था। कुछ पूछ रही हूँ मैं? देखो आदि, सुबह सुबह मेरा दिन खराब करने से अच्छा अपनी उस लाइफ लाइन और बेबी गर्ल से ही। वो बोल ही रही थी कि आदित्य की उंगली उसके होठों पर आ चुकी थी। प्रेरणा की सांसें कुछ तेज हो गई और दिल धड़क उठा। उसे अपने इतने करीब होता देख जो भी दूरी थी, आदित्य ने उसे एक झटके में अपने करीब खींचकर वो भी खत्म कर दी थी। लुकिंग सो प्रिटी एंड हॉट, उसने कुछ धीमी आवाज़ में कहा, जिससे उसकी सांसें प्रेरणा को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसके हाथ आदित्य के सीने पर थे, जिससे वो भी महसूस कर पा रही थी आदि की धड़कनों के शोर को। उसने अपना चेहरा ऊपर किया तो देखा आदि उसी में खोया हुआ था। प्रेरणा ने उसे अपने खुद को देखते पाया तो खुद भी उसकी करीबी में सब भूलने सी लगी थी। अपनी हथेली उसने प्यार से उसके गाल पर लगाई ही थी कि उसे पिछला सब याद आने लगा जो उनके बीच था। उसके बाद आदित्य का उसे छोड़कर जाना और अब वापस आना। उसने आदित्य को धक्का दे दिया खुद से दूर। अचानक ऐसा होने से वो संभल नहीं पाया और 2 कदम पीछे हो गया। प्रेरणा, आदित्य ने गहराई से कहा, क्योंकि कभी ना रोने वाली प्रेरणा की आंखों में आंसू भर आए थे। वो बहुत मजबूत थी। अपने आंसू हर किसी को नहीं दिखाया करती थी, लेकिन आज आंखों ने भी उसका कहा नहीं माना। वो दूसरी तरफ पलट गई। हे क्या हुआ? प्लीज़ बेबी, नहीं पसंद मेरा करीब आना तो मैं नहीं आ रहा, सॉरी। पर उसने इतना ही कहा था कि वो उसकी तरफ तेज कदमों से बढ़ी और उसकी टी शर्ट की कॉलर पकड़ ली। तुम्हें दूर जाने के अलावा आता ही क्या है? पहले प्यार ठुकरा दिया, चले गए दूर। एक भी बार हाल तक जानना जरूरी नहीं समझा कि प्रेरणा जिंदा भी है कि? चुप, बिल्कुल चुप। कोई बकवास नहीं सुननी मुझे, वरना कान के नीचे एक लगाऊंगा। हाँ, मैं नहीं था तुम्हारे पास, पर यह कैसे सोच लिया कि तुम्हारी खबर तक नहीं रखी? मेरे जाने के बाद तुम कितनी गुमसुम सी हो गई थी, क्या नहीं है इसका अंदाज़ा मुझे? अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान लगा लिया था ताकि मुझे ना याद कर सको। 5 मार्च को तुमने हॉस्पिटल ज्वाइन किया था जॉब के पर्पज़ से। अंकल आंटी शादी के लिए प्रेशर बनाने लगे थे। तुमने नाराज होकर घर छोड़ दिया और अलग रहने लगी ये फ्लैट लेकर। व्योम हर वक्त तुम्हारे साथ रहा। इस बीच आंटी ने हर वक्त शादी और आगे बढ़ने की रट लगाई, फिर भी तुमसे, और तुमने व्योम को चुना। इसके अलावा कुछ और भी बाकी है? प्यार करती हो कहती हो, फिर भी सगाई कर ली उससे। ये तुम्हारे हाथ में किसी और नाम की रिंग है। इससे ज़्यादा नहीं हुआ बर्दाश्त मुझसे, तो आ गया मैं आ गया एक बार फिर से, बस ये जानने की मेरी प्रेरणा क्या सच में खुश है इस शादी से। उस सगाई की तस्वीर में जिसमें इतनी खुश लग रही थी, उसे देखकर ये सवाल करने की क्या सच में मेरा वजूद खत्म कर दिया उसने अपनी लाइफ से? प्रेरणा उसकी बात सुनकर स्तब्ध थी। वो उसके बारे में इतनी जानकारी रखता था और उसे लगा था कि वो उसे तक भूल गया होगा। बोलो ना, इतना ही वजूद था मेरा
कि जो भी फीलिंग थी वो वक्त के साथ एंड हो गई। आदि भी अब कुछ गुस्से में आ चुका था। उसने प्रेरणा की दोनों बाजुओं को पकड़ लिया था। तुम इंतजार करने का भी बोल सकते थे, लेकिन तुमने मना किया था, आगे बढ़ने को कहा था। और फीलिंग्स की कद्र। प्रेरणा बोलते बोलते चुप हो गई, क्योंकि आदित्य ने उसे छोड़ अपना चेहरा एक हाथ से ढक लिया था। इंतजार करने को भी कह सकता था, लेकिन नहीं पता था जिंदगी किस मोड़ पर लेकर जाएगी। फैमिली और प्यार में से फैमिली को चुना। अगर ये गलत है तो हाँ, मैं गलत हूँ। तुम्हारे पास पूरी फैमिली थी तुम्हारी, पर मेरी मॉम डैड को खो चुकी थी। नहीं था कोई मेरे अलावा उन्हें संभालने वाला। मैं खुद तक इस हालत में नहीं था कि सब कुछ संभाल सकूं, बस इसलिए अलग हुआ था तुमसे। प्रेरणा, उस वक्त तुम्हें प्यार से ज़्यादा मेरी फैमिली को उसके बेटे की ज़रूरत थी। तुम ये क्यों नहीं समझना चाहती? सब ठीक करने में ज़्यादा गलत तुम्हारे साथ ही हुआ है। मैं मानता हूँ तुमने मेरे लिए फैमिली से भी झगड़ा किया, ये भी पता है, लेकिन मेरे लिए फैमिली ही रही पहले, क्योंकि उन्हें उस वक्त ज़रूरत थी मेरी। लास्ट तक उससे शब्द शांत पड़ चुके थे और चेहरे पर कुछ दर्द उभर आया था। प्रेरणा भी सब सुन और नहीं रोक पाई खुद को। वो भी जानती थी कितनी तकलीफ आई थी आदित्य के ऊपर। इतना सब कुछ संभालना काफ़ी मुश्किल रहा होगा उसके लिए। वो बिना कुछ बोले उसके सीने से लग गई। आदित्य और प्रेरणा दोनों को ज़रूरत थी एक दूसरे की। आदित्य ने उसे कसकर अपनी बाजुओं में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। जो कुछ पनीली हो आई थी, वहीं प्रेरणा भी रो रही थी। आई एम सॉरी, बहुत परेशान किया है तुम्हें, बहुत ज़्यादा, आदित्य ने बंद आंखों से ही कहा। बहुत, लेकिन 5 साल पहले एक सवाल किया था, उसका जवाब अगर हाँ में मिल जाए तो मैं माफ़ कर सकती हूँ हर गलती। कुछ पल बाद प्रेरणा ने कहा तो आदित्य उससे अलग हो उसे देखने लगा। प्रेरणा के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी और वो उससे नज़रें चुराए इधर उधर देख रही थी। वो कुछ मुस्कुराया और वापस से उसे कमर से पकड़ अपने करीब किया। आदि, प्रेरणा ने कुछ हैरानी से कहा। आदित्य ने प्रेरणा के गालों को रफ करते हुए अपना अंगूठा उसके लबों पे रख सहलाया कि प्रेरणा ने आंखें भींच ली और उसकी गर्दन में हाथ डाल दिए। बहुत शरारत सूझ रही है, इतनी जल्दी रंग चेंज हो गया मैडम का। सोच लो, तुम्हारे मंगेतर को पता चला कि उसकी वुड बी वाइफ को मैंने किस। आदित्य रोमानियत से उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी बात पूरी कर रहा था कि प्रेरणा ने उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब कर उसके होठों को लॉक कर दिया। आदित्य की आंखें एक सुकून के साथ बंद हो गई और उसने प्रेरणा की कमर पर अपना एक हाथ कसते हुए दूसरा उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में डाल दिया। ये पहला प्यार भरा स्पर्श लबों के साथ उनके दिल को भी ठंडक पहुंचा रहा था। प्रेरणा के हाथ आदित्य के बालों में पहुंच चुके थे। आदित्य ने महसूस किया कि वो शायद आगे बढ़ सकते हैं। इससे तो प्रेरणा ने लबों को आज़ाद कर दिया। ये 5 मिनट का किस, गुस्सा, नाराज़गी सब उड़ा ले गई थी। प्रेरणा वापस से उसके सीने से लग गई। आदित्य मुस्कुराया। आई लव यू सो मच, आई प्रॉमिस, अब कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा, ना जाने दूंगा। तुम मेरी हो, बस मेरी। सुबह घर की डोरबेल बजी तो सानवी को लगा न्यूज़पेपर वाला होगा। उसने जाकर डोर खोला तो लॉयर खड़े थे। उन्हें देखकर उसे कुछ हैरानी हुई। आपको किसने बुलाया है? उसने पूछा। मयंक रघुवंशी हैं घर पर, लॉयर ने कहा तो उसने हाँ में सिर हिलाया और उन्हें अंदर हॉल में लाकर बैठाया और मयंक को आवाज़ दी। वकील क्यों आए हैं? और ये तो वही हैं जिनसे डाइवोर्स की बात कर रहे थे। ये क्या सच में इन्होंने मुझसे पूछे बगैर हमारे रिश्ते को ख़त्म करने तक का सोच लिया? कोमल की नज़र जैसे ही लॉयर पर पड़ी उसके हाथ रुक गए। वो इस वक्त चाय बना रही थी। गुड मॉर्निंग मिश्रा जी, बड़ी जल्दी आ गए आप, मयंक वहाँ आते हुए बोला। हाँ मयंक बाबू, क्या करता, आपने बुलाया भी था और फिर कोर्ट के लिए भी निकलना था, वरना वहाँ पहुँचने में देर हो जाती। उन्होंने हल्का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटी चाय लेकर आ। जी भैया, कहकर वो चली गई। मयंक बोला, पेपर्स रेडी हो गए क्या? लॉयर बोले, मिस्टर रघुवंशी, पेपर्स तो रेडी हो गए हैं, पर मुझे लगता है उन्होंने हमसे पहले ही इस बात के लिए कोर्ट में अप्लाई किया था। ये नोटिस आया है कोर्ट से आपकी बहन के नाम का। सानवी जो चाय लेकर आई थी वो अपने डाइवोर्स की बात सुनकर कुछ परेशान सी हो गई। कोमल भी किचन के डोर पर खड़ी ये सब सुन चुकी थी। उसे अब जाकर कुछ तसल्ली हुई। क्या नोटिस है, दिखाइए आप। मयंक ने अपना हाथ सामने किया तो उन्होंने वो पेपर्स उसके हाथ में पकड़ा दिए।
भैया डाइवोर्स? उसने अटकते हुए पूछा। क्योंकि तुझे वापस से मैं वहाँ भेजने तो वाला हूँ नहीं। कहते हुए उसने पेपर्स अनफोल्ड किया तो चेहरे पर गुस्सा उमड़ आया। ये क्या है? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरी बहन एक भी दिन तो क्या एक पल के लिए भी वहाँ नहीं जाएगी। डोमेस्टिक वायलेंस को केस को देखते हुए भी फैसला ये कैसे ले सकते हैं? मयंक कुछ गुस्से से चिल्लाया। कोमल उसके पास आई और वो पेपर उसके हाथ से लेकर पढ़े तो उसके चेहरे के भी भाव बदले। ये क्या है वकील साहब? 3 महीने के लिए बिट्टी को वहाँ भेजना होगा? बिल्कुल भी नहीं, बिट्टी वहाँ नहीं जाएगी। कोमल ने भी अपनी बात रखी। आप दोनों परेशान मत होइए, मेरी लाइफ का फैसला है और इसे लेने का अधिकार तो मुझे होना चाहिए, है ना भैया भाभी? आज तक आप ही हर फैसला लेते आए हैं, मैंने उसे माना भी है, लेकिन इस बार मैं करूँगी ये सब। आप जाइए, मैं 2 दिन के अंदर आपको जवाब दे दूँगी, सानवी ने खुद को संभालते हुए कहा। लॉयर उसकी बात सुनकर चले गए। मयंक ने सानवी को देखा जो अपने नाखून खुद को ही हथेली में चुभा रही थी। उसकी आदत थी कभी बहुत गुस्सा या रोना आता तो खुद को ही सजा देने की, खुद को ही चोट पहुंचाने की। तू घबरा मत, तेरे भैया तेरे साथ हैं हमेशा, मयंक ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा तो वो सिसक पड़े और वहां से सीधे रूम में भाग गए। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।